नमस्कार साथियों। तो जैसा कि सभी को पता है कि आपकी हाफ ईयरली एग्ज़ाम लग रही है साथियों, और हाफ ईयरली का जो मॉडल पेपर होता है वो हम रोज़ाना इसी चैनल पर अपलोड कर रहे हैं हर प्रकार की विषय का साथियों। किसी कारणवश जो आंसर की हैं साथियों वो डल नहीं पा रही हैं, क्यों? क्योंकि हर प्रकार का समस्या आती रहती है साथियों। आपका मॉडल पेपर तैयार करना रहता है। अब देखो साथियों, आज मैंने जीव विज्ञान का मॉडल पेपर तैयार किया है सुबह ही, और आज मैंने आपको भी बता दिया है साथियों। और ये आपका जो एग्ज़ाम लगेगी साथियों, बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की मार्च के अंदर आपकी एग्ज़ाम लगेगी साथियों, जब भी आपका ये काम आएगा साथियों। और अभी भी काम आएगा। बायोलॉजी का जो मॉडल पेपर है वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पूर्णांक 56 नंबर का 3.25 घंटे का पेपर रहने वाला है साथियों। तो एक चीज़ बता दूं साथियों में आपको कि आज दिनांक हो चुकी है 22 दिसंबर 2024 हो चुकी है, और पेपर आपका 23 दिसंबर 2024 को होने वाला है साथियों। सेकंड पारी के अंदर होने वाला है। चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है कि एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जो पेपर लगेंगे साथियों, आपकी बोर्ड एग्जाम लगेगी BOARD की, इसकी मॉडल पर आपको इसी चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे साथियों। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। तो पहला इसमें क्वेश्चन दिया गया है साथियों, बहुविकल्पी प्रश्न दे देंगे। सबसे पहले आपको कि पराग कोण का भंडार किया जाता है। कौन से कोण का किया जाता है? पराग कणों का भंडार किया जाता है। तो किस में किया जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में किया जाता है साथियों। ओके, इसका उत्तर इस प्रकार भी आ सकता है, तरल नाइट्रोजन, क्योंकि द्रव का मतलब नाइट्रोजन होता है, बहने वाला पदार्थ होता है साथियों। ओके, आया समझ में? आगे देखेंगे हम। दूसरा नंबर का क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास में कि 8 से 16 गोरक खंडों वाले भ्रूण को क्या कहते हैं साथियों। तो जो 8 से 16 गोरक खंडों वाले भ्रूण होते हैं तो उसको हम यहाँ पर कहेंगे साथियों, कुछ नहीं कहेंगे, यानी कि इसमें से उत्तर है ही नहीं, तो उसको हम तूतक कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? तूतक कहते हैं। तीसरा है कि पुरुष प्रजनन तंत्र की सहायक ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो बिल्कुल उपयुक्त सभी होती हैं। शुक्राशय होती है, प्रोस्टेट ग्रंथियाँ होती हैं, बल्बयूरेथ्रल ग्रंथि भी होती है साथियों। ओके, अब आगे चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि चिकित्सीय सगर्भता समापन को भारत सरकार ने कानूनी स्वीकृति कब प्रदान की थी साथियों। तो वो की थी मेरे साथियों 1971 के समय। तो वो 1971 में की थी साथियों। आगे 5 नंबर का है हमारे पास में दिए गए हैं कि सहगलता शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, किसने शुरुआत की थी साथियों? सहलगनता की शुरुआत, सहलगनता की शुरुआत तो बिल्कुल टी बोवेरी ने किया था। किसने किया था? टी बोवेरी ने इसकी शुरुआत किया था साथियों। आगे का क्वेश्चन दिए गए हैं 6 नंबर का है कि थैलेसीमिया जो दो सन्निकट लगन जीव HbA1 एवं HbA2 द्वारा नियंत्रित होता है गुणसूत्र संख्या पर पाया जाता है। एक चीज़ बता दो साथियों में आपको, जो भारी आवाज़ है उस पर ध्यान मत दीजिएगा साथियों, क्योंकि वातावरण ऐसा हमारे पास में ऐसा ही परिवेश है। शांत जगह पर कहाँ जाए? एक दोस्त ने कमेंट किया था कि सर शांत जगह पर जाए, लेकिन शांत जगह नहीं है, इसलिए घर पर बनाना पड़ता है। इससे चारों ओर गाँव का माहौल होता है और ध्वनि आती है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। ओके, तो द्वारा नियंत्रित होता है गुणसूत्र की संख्या आपको बताना है, तो बिल्कुल 16 हो जाएगी साथियों। कितनी हो जाएगी? बिल्कुल 16 हो जाएगी। आगे प्रश्न दिया है 7 नंबर का है कि वायु गुणसूत्र में जिन्स की संख्या होती है। तो एक चीज़ बता दो, वायु गुणसूत्र किसमें पाया जाता है साथियों? ये पुरुष के अंदर पाया जाता है, और यदि एक साथ जाता है तो एक इसमें पाया जाता है, एक स्त्री के अंदर पाया जाता है साथियों। तो गुणसूत्र कितने होते हैं साथियों? तो बिल्कुल 230 होते हैं। कितने होते हैं? 230 नहीं होते हैं, पूरे 236 के आसपास होते हैं, लेकिन इसमें नहीं दिए हैं, तो 230 हम इसको मान लेंगे साथियों। 236 में नहीं होते हैं साथियों, वैसे तो 200 ही होते हैं। कितने से शुरू होगा? 70 से शुरू होकर 200 तक सीमित है, लेकिन इसमें सबसे कम 230 मुझे दिख रहा था, तो 230 में टिक लगा दिया है। आगे है 8 नंबर का है कि mRNA का प्रवृत्ति जो RNA पॉलीमेरेज सेकंड द्वारा अनुकूलित होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका 2 नंबर का हो जाएगा NHNRAN, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला 9 नंबर का है कि होमो हेबिलिस की दिमागी क्षमता कितनी होती है। जो होमो हेबिलिस की दिमागी क्षमता के बारे में चर्चा करेंगे तो 650 से लेकर 800 सीसी तक होती है साथियों। क्लियर हुआ? आगे 10 नंबर का क्वेश्चन है कि एलर्जी से संबंधित एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी कौन सी है साथियों? तो बिल्कुल हो जाएगा IgA। कौन सी हो जाएगी विद्यार्थियों? IgA इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। IgA थोड़ी होगा यार मेरे साथियों, IG नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा IgE होगा, क्योंकि यहाँ पर ई लगा दो साथियों। क्लियर हुआ? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग का रोग कारक है, यानी कि मलेरिया रोग किस कारण से होता है साथियों। तो यहाँ पर मलेरिया रोग का कारण हो जाएगा प्लाज्मोडियम। कौन सा हो जाएगा? प्लाज्मोडियम हो जाएगा। 12 नंबर का है कि निम्नलिखित में से किस एंजाइम का प्रयोग रक्त वाहिकाओं के थक्का लगाने में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों 12 नंबर का हो जाएगा 10 नंबर का। ओके, यानी कि स्ट्रेप्टोकाइनेज हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे 13 नंबर का दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन श्वसनीय संक्रमण उत्पन्न करता है। तो श्वसन संक्रमण उत्पन्न करने वाला यहाँ पर यह है कि बैक्यूलोवायरस। कौन सा हो जाएगा? बैक्यूलोवायरस हो जाएगा साथियों। 14 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास में है कि कहाँ पर गया भाई, ऊपर क्यों गया? चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डीएनए को निश्चित स्थलों से काटने वाला एंजाइम कौन सा होता है? डीएनए को निश्चित जो स्थल होते हैं वहाँ से काटने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो ये प्रतिबिंब एंडो न्यूक्लिएज हो जाएगा साथियों। प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लिएज हो जाएगा। ओके, यदि किसी पर प्रश्न का आंसर गलत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा साथियों। 15 नंबर का है कि बेसिलस thuringiensis द्वारा निर्मित प्रोटीन कीटों को मारने में सक्षम कौन है साथियों। तो यहाँ पर उसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों
यार इसका मुझे देखकर बताना, इसका मुझे भी नहीं है यार। आगे का क्वेश्चन है साथियों 16 नंबर का है कि लिवर फ्लूक अपना जीवन चक्र का पूरे करता है। तो बिल्कुल घोंघा और मछली अपना जीवन चक्र पूरा करती है। मछली का पता नहीं है लेकिन घोंघा पूरी तरह से पता जीवन चक्र पूरा करती है साथियों, करता है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है मेरे प्यारे साथियों 17 नंबर का है कि किसी खाद्य श्रृंखला में निर्मित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। तो बिल्कुल अपघटक की होती है। किसकी होती है साथियों? अपघटक की होती है। 18 नंबर का इसमें दिया गया है कि संसार में कुल कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट होते हैं। पूरे 36 होते हैं साथियों, लेकिन 36 नहीं है इसमें, इसलिए 34 मानेंगे साथियों। ओके, आगे क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, कहाँ पर गया? चलो रिक्त स्थान वाले आ चुके हैं। रिक्त स्थान का पहला है कि एक बीज में से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को क्या कहते हैं साथियों? यानी कि एक बीज जिसमें अधिक भ्रूण है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम बहुभ्रूणता कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। आगे है कि भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने की संरचना को हम क्या कहते हैं? तो एलेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? एलेसेंटा कहते हैं। आगे है कि टाइफाइड ज्वर की पुष्टि की परीक्षण हो सकती है। तो ये बिल्कुल हो सकती है विडाल की पुष्टि। किस प्रकार से? विडाल परीक्षण हो सकती है। ओके, आइए समझो, इस प्रकार से समझा करो साथियों, हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाता है। आगे है कि विषाणु संक्रमित कोशिकाएं नामक प्रोटीन का संवहन करती है। तो कौन करती है? तो बिल्कुल इंटरफेरोन करती है। कौन करती है साथियों? इंटरफेरोन करती है। इंटर सबको लिखना आता है, फेरोन इस प्रकार से लिख देंगे साथियों। ओके, आगे 15 नंबर 5वां नंबर का है कि रोगजनक कीटों एवं संधि पादपों पर हमला करता है। तो कौन करता है? तो ब्यूक्यूलोवायरस करते हैं। कौन करते हैं? ब्यूक्यूलोवायरस करता है। 6वां नंबर का है डीएनए खंडों को तकनीक से अलग किया जा सकता है। तो बिल्कुल किया जा सकता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। किससे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से इसको अलग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है साथियों 7 नंबर का मानव प्रोटीन का उपयोग एम्फीसेमा के निदान में किया जाता है साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा इसके अंदर अल्फा, इस प्रकार से लिखना है आपको, अल्फा बीटा ने अल्फा इस प्रकार से, एंटीट्रिप्सन, इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखेंगे साथियों कि एबी मक्का छेदक को नियंत्रित करता है। तो कौन नियंत्रित करता है? इसको जीन नियंत्रित करता है। कौन करता है? जीन। आगे है कि एक परजीवी पौधा है जो सामान्यतः बाढ़ पादपों पर वृद्धि करता है। तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा विस्कम एल्बम, विस्कम एल्बम हो जाएगा। 10 नंबर का है कि कवक एवं उच्च कोटि पादपों की जड़ों के बीच माइकोराइजा, इसमें क्या जाएगा? माइकोराइजा सहचर है। ओके, अगला तीसरा नंबर का क्वेश्चन है और पहला है, तीसरा का पहला है कि प्रस्तुति किसे कहते हैं? तो प्रस्तुति से कहते हैं जो बीजों का अंकुरण स्थायी रूप से रुक जाना, यानी कि कोई बीज होता है वो थोड़ा बहुत खिल उड़ जाता है, तो उग जाता है थोड़ा बहुत, तो फिर वो स्थायी रूप से रुक जाता है साथियों। दूसरा किस कोलोस्ट्रम किसे कहते हैं? तो किस बहुत ही सरल परिभाषा है इसकी। तो किस उसे कहते हैं? जो एक दूधिया पदार्थ होता है जो जन्म से पहले और जन्म के बाद के पहले कुछ दिनों के दौरान स्तनधारियों के स्तनधारी मतलब जो 4 पहले वाले जीव होते हैं, जमीन पर चलने वाले जीव होते हैं, कि स्तनों द्वारा निर्मित होता है साथियों। ये केस यानी कि जो अपनी गाय होती है, अपनी भैंस होती है, उसके अंदर जो अब जो उसका बच्चा वो बिया जाती है तो उसके समय जो किस खाड़ते हैं हम उसके स्तनों से, वो किस कहलाता है। तीसरा है कि प्रेक्षार्थ संस्करण किसे कहते हैं? तो वो ये प्रेक्षार्थ संस्करण उसे कहते हैं जब F1 पीढ़ी का अनुप्रावी गुण वाले जनक के साथ संस्करण किया जाता है, तो संस्करण के प्रेक्षार्थ संस्करण कहा जाता है। ओके, बस इसको छोटी सी लाइन है, 1-1.5 लाइन की। आगे है कि आनुवंशिकता मूल सिद्धांत क्या है? तो बिल्कुल इसके बारे में आपको स्पष्ट तरीके से लिखना है। लेकिन सिद्धांत क्या है? बिल्कुल सिद्धांतों के नाम पूछ रहे हैं तो आप लिख में लिखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि प्रभुत्व कानियम, तत्वकरण कानियम, स्वतंत्र वर्गीकरण कानियम, और इसमें लिखना है सटन बोवेरी गुणसूत्री सिद्धांत और जीन लिखना है। इसके बारे में यदि आपको एक ही लाइन 2-2 लाइन आती है तो लिख सकते हैं। आगे है कि समझदाता आप क्या समझते हैं? समझदाता हम ये समझते हैं कि 2 या 2 से अधिक वर्गों में संरचनात्मक समानता या जीन की समानता ये दर्शाती है कि उन प्राणियों के वंशज समान थे, तो हम उसे समझदाता कह सकते हैं। छठा है कि किस कवक के द्वारा स्टेटिन का व्यापक स्तर पर उत्पादन किया जा सकता है? तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये थोड़ी होगा, छठा नहीं आया मुझे, तो इसको आपको करना है। सातवां है कि किन गैसों के द्वारा बायो गैस का निर्माण होता है? तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा होती है। मीथेन की मात्रा रहनी चाहिए 55.65% और कार्बन डाई की रहनी चाहिए 35.44%। ओके, ये आपके हो चुका है 7वां भी। आगे देखेंगे साथियों 9 नंबर का हमारे पास में दिया। 8वां नंबर का है कि बायोपायरेसी से आप क्या समझते हैं? तो बायोप्रोसेस हम ये समझते हैं कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जैव रसायनों या आनुवंशिक सामग्रियों का व्यावसायिक रूप से दोहन करना। ये बस इसके अंदर ये लिखना है। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन हो गया शायद इसके अंदर यार,
फिर नवा कर गया नवा है कि सहभोज्यता की परिभाषा देते हुए कोई उदाहरण भी देना है आपको। तो इसकी परिभाषा ये है कि दो अलग अलग प्रजातियों के जीवों के बीच ऐसा संबंध हो जिसमें एक प्रजाति को फायदा हो लेकिन दूसरी को न तो फायदा हो और न ही नुकसान हो, इसे बस सहभोज्यता कहते हैं। आगे है कि स्वस्थानीय संरक्षण किसे कहते हैं। तो जीवों के उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, स्वस्थानीय संरक्षण कहलाती है। आगे साथ ही फिर खंड आ चुका है। 14 क्वेश्चन है कि चौथा है कि मानव अखंड जनन का आरेखीय निरूपण कीजिए। तो यदि पढ़ा हुआ तो देखेंगे, वरना मानव अखंड का आरेखीय निरूपण शायद है इसका। देखिए साथियों, ओके, इसका देखते हैं। तो साथियों, मानव अखंडन की प्रक्रिया का आरेखीय निरूपण इस प्रकार से नीचे दिया गया है, जिनको हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ लेते हैं साथियों। इधर तो चरण है और इधर प्रक्रिया है साथियों। ओके, इसमें क्या प्रक्रिया होती रहती है। तो पहला चरण इसमें दिया है कि फोलिप्रेशन। तो फोलिप्रेशन में क्या क्या होता है, क्या प्रतिक्रिया होती है। तो अंडाशय की जनन स्तर की कोशिकाएं विभाजित हो, यानी कि अलग अलग हो जाती है। कोशिकाएं गुच्छ बना लेती है, एक जगह समूह बना लेती है, जिसे पुटिका भी कहते हैं साथियों। याद रखना है, गुच्छ बनाने की जो प्रक्रिया होती है साथियों, उसे पुटिका के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ साथियों। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा पॉइंट दिया गया है वृद्धि। तो वृद्धि में क्या प्रक्रिया होती है साथियों। तो उगोनिया आकार में बढ़ जाता है, जिसे प्राथमिक ऊसाइट के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हुआ। आगे अगला पॉइंट है कि परिपक्वन। क्या है परिपक्वन है कि प्राथमिक ऊसाइट में अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी कि आधा सूत्र जो विभाजन होता है वो इसके परिपक्वन के अंदर होता है साथियों। आगे का पॉइंट नीचे दिया गया है मेरे प्यारे साथियों कि अर्धसूत्री विभाजन पष्ट। तो प्राथमिक अंडाणु क्या है, प्राथमिक अंडाणु कोशिका अर्धसूत्री विभाजन पष्ट के दौरान रुकी हुई अवस्था में बढ़ती है। क्लियर हुआ। अगला पॉइंट फिर है हमारे पास में कि एड्रल चरण। अब यहाँ पर एंड्रल ये आया है, तो यहाँ पर आप ग्रंथि में समझना साथियों कि यहाँ पर ग्रंथि ये है, ग्रंथि नहीं है। ग्रेनुलोसा कोशिका के बीच गर्भ से भरे आपस स्थान पे कहीं दोबारा सुनो, ग्रेनुलोसा कोशिका के बीच द्रव यानी कि तरल पदार्थ से भरे स्थान आपस में मिलकर एक केंद्रीय द्रव से भरा स्थान बनाता है, जिसे एंड्रम कहा जाता है। एंट्रम कहा जाता है, एंड्रम नहीं कहा जाता साथियों। क्लियर हुआ। तो एक चरण और रह गया था, वो आया नहीं साथियों इसके अंदर। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 4-5 पॉइंट हो चुके हैं, वो बहुत है आपके। 4 से 5 पॉइंट हो चुके हैं, जो बहुत है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि उल्ब विभेदन एक घातक लिंग निर्धारण प्रक्रिया है जो हमारे देश में निषेधित है। क्या ये आवश्यक होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो साथियों 5 नंबर का आंसर मेरे पास नहीं है, इसका अपनी किताब से देखना है। छठा है कि अनुकूली विकिरण को उदाहरण के आधार पर आपको समझाना है। 100% क्वेश्चन आपकी एग्जाम में छिपेगा साथियों। देखिए साथियों, स्पष्ट तरीके से बताऊंगा। अनुकूली विकिरण का मतलब है कि किसी एक बिंदु से शुरू होकर अलग अलग प्रजातियां विकसित होकर अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में फैल जाए। इसका यह मतलब है कि यहाँ से शुरू होता है कोई चीज़, यहाँ से शुरू हो चुकी है। क्लियर हुआ। वो किसी एक क्षेत्र में चला गया, फिर ये एक प्रदेश में चला गया, ये एक देश में चला गया और ये किसी अन्य देशों में चला गया। तो सारे मिलकर ये क्या करते हैं, एक भौगोलिक परिवेश में फैल जाते हैं। क्लियर हुआ। यही अनुकूली विकिरण का मतलब होता है। क्लियर हुआ। यहाँ पर स्पष्ट तरीके से बताया गया कि किसी एक बिंदु से शुरू होता है, ये बिंदु है यहाँ पर। ओके, तो अलग अलग प्रजातियों में यानी कि ये अनेक प्रकार की यहाँ पर प्रजातियाँ वहाँ से शुरू हो चुकी हैं और अलग अलग भौगोलिक यानी कि भूगोल के अनुसार यानी कि वातावरण के अनुसार सभी क्षेत्रों में वह फैल जाती हैं। ओके, यह प्राकृतिक चयन की वजह से संभव होता है। अनुकूली विकिरण से कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। तो पहला उदाहरण नीचे इस प्रकार से है, डार्विन फिंच। इसका उदाहरण है, सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चार्ल्स डार्विन ने गोलापागोस द्वीपों पर फिंच की तरह प्रजातियां पाई थी। द्वीपों पर फिंच की प्रजातियां पाई थी, उनकी तरह इन सभी पिंचों की चोंच अलग अलग थी, इनकी चोंच बिल्कुल अलग अलग थे। इन सभी पिंचों का मूल निवास दक्षिणी अमेरिका था। ओके, ये फिंच मूल रूप से बीज खाते थे। क्या खाते थे, बीज खाया करते थे। लेकिन चोंच में बदलाव की वजह से वे कीटभक्षी और शाकाहारी हो गए थे। कीटभक्षी यानी कि कीटों को खाने वाले, यानी कि कीटों का भक्षण करने वाले। शाकाहारी यानी कि बिल्कुल शाकाहारी जीव के साथ मांस नहीं खाते। कीटों का तो भक्षण करते लेकिन शाकाहारी भी हो गए। तो क्लियर हुआ, की वजह से कीटभक्षी और शाकाहारी हो गए थे। ज़्यादा मांस मच्छी नहीं खाया करते थे। अब कीटोभक्षी तो उनका भोजन था साथियों। आगे की ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल। तो ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल का मतलब यहाँ पर है कि ज़्यादातर मार्सुपियल एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। ये क्या है साथियों, को जीव हैं साथियों। क्या है, जीव के बारे में ही कि लेकिन इस पूर्वज प्रभाव से विकसित हुए वे सभी ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप के अंदर आते थे। आपके बारे में इसके बारे में पूछ रहे हैं, मार्सुपियल क्या था, थोड़ा बहुत समझाइए। तो इसके बारे में आपको बताना है कि मार्सुपियल एक पक्षी था या जीव था। ओके, इसके बारे में आप कुछ और अन्य चीज़ नहीं लिख सकते हो क्योंकि हमको पता नहीं है। किताब के अंदर आपकी में है तो आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है 7 नंबर का कि बायोगैस संयंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। तो बिल्कुल आपको इसके बारे में एक चित्र बनाना है जो आपके 1.5 नंबर का होने वाला है साथियों। क्लियर हुआ।
अब आगे हम देखेंगे 8 नंबर का है कि बायोरिएक्टर की कार्य प्रणाली को आपको लिखना है। तो बिल्कुल साथियों इसका आंसर हम आपको बताएंगे। क्लियर हुआ? बस चलो देखते हैं। देखो साथियों सभी के आंसर मैं आपको बारी बारी तरीके से बता दूंगा, बस आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, क्योंकि देखिए साथियों मेरा तरीका थोड़ा अलग है, तो सभी से निवेदन है कि पूरा देखना साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। यहाँ पर लिखा आ चुका है बायोरिएक्टर एक बर्तन है। क्या है? बर्तन है जिसमें पौधों या फिर जानवरों या माइक्रोबियल कोशिकाओं का इस्तेमाल करके कच्चे माल को उत्पादों में बदला जाता है। इन सभी का प्रयोग करके उसको कच्चे माल में बदल लिया जाता है। बायोरिएक्टर की कार्य प्रणाली को इस प्रकार से हम देख सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट इस प्रकार से है कि बायोरिएक्टर में इष्टतम तापमान यानी कि न्यूनतम तापमान की बात करें तो पीएच सब्सट्रेट विटामिन और ऑक्सीजन जैसी स्थितियाँ बनाई जाती हैं। ओके, आगे फिर हैं कि बायोरिएक्टर में आंदोलनकारी ऑक्सीजन वितरण प्रणाली, फोम नियंत्रण, तापमान नियंत्रक, पीएच नियंत्रक और नमूना बंदरगाह जैसे कई घटक होते हैं। ओके, आगे फिर बताया गया है नीचे कि बायोरिएक्टर में बदलाव को मापा और नियंत्रित किया जाता है। उसको सबसे पहले मापते हैं, नियंत्रित करने का मतलब होता है कंट्रोल किया जाता है। आगे फिर है कि बायोरिएक्टर में दबाव जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन उसके अंदर घुलेगी। बायोरिएक्टर में जितना ज़्यादा दबाव होगा ऑक्सीजन गैस होती है उतनी उसके अंदर सबसे अधिक घुलेगी साथियों। आगे फिर बताया गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि बायोरिएक्टर में दबाव को नियंत्रित करने के लिए दबाव सेंसर और निकास लाइन में आनुपातिक वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब छोटी सी चीज़ है, इसको अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो साथियों। अगला क्वेश्चन फिर हमारे पास में 9 नंबर का क्वेश्चन है साथियों कि आरएनए और डीएनए में 3 अंतर आपको बताना है। तो बिल्कुल साथियों मैंने इसका आंसर मैंने लिख भी लिया था, लेकिन किसी कारणवश डिलीट हो गया साथियों। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 9 का भी कर सकते हो आप। 10वां है कि आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के उत्पादन के 3 लाभ आपको बताना है साथियों। तो बिल्कुल चलिए साथियों चलो इसके आंसर देख लेते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे बताऊंगा उत्तर आपको। पहला है कि फसलों के रोग प्रतिरोधी होने से उत्पादन में वृद्धि होती है व कटाई बाद होने वाले नुकसान में कमी आती है। फसलों के रोग प्रतिरोधी रोग होता है, उसके पत्ती की यदि कोई रोग होता है तो उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। यदि कोई रोग है, यदि उसकी मिटाने वाला यदि कोई रोग है, उसे लड़ने वाला कोई रोग है तो उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। और कटाई के बाद होने वाला जो नुकसान होता है इसमें कमी आ जाती है साथियों। क्लियर है? तो पहले इसमें चीज़ हमने देख ली है, पहला कारण देख लिया है। आगे फिर है कि यह फसलें जैविक व अजैविक कारकों सूखा, ताप, लवणता आदि के लिए प्रतिरोध होती है। कभी सूखा हो जाता है, कभी ताप अधिक बढ़ जाता है, कभी लवणता अधिक हो जाती है। इस कारण में भी इसके अंदर नुकसान भोगना पड़ता है। आगे है कि फसल की पोषण गुणवत्ता व खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि हो जाती है। क्लियर हुआ? उसकी गुणवत्ता में कमी होना, उन खनिज का उपयोग कम कर देना, क्षमता में वृद्धि हो जाती है। सब उनकी क्षमता में वृद्धि कम होती है पर हमें नुकसान भोगना पड़ता है। 11 नंबर का हमारे पास में है कि लैंगिक कपट क्या है, उदाहरण सहित आंसर दीजिए। लैंगिक कपट के बारे में भी हम जानेंगे साथियों कि किसी बालक की जननेंद्रियों का प्रदर्शित करना, किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्य में प्रवेश के साथ या उसके बिना करना। आगे बताया गया 6 नंबर का है कि किसी बालक का अशोभनीय या अश्लीलतापूर्वक प्रदर्शन करना, यानी कि वह समाज के लायक नहीं हो ऐसा वीडियो कुछ सामग्री सामने आ जाए एमएमएस बना देना। वह किसी बालक का अश्लील प्रयोजनों के उपयोग करने के पदार्थ का दोषी होगा। यानी कि किसी भी बालक के साथ जो लैंगिक होता है, उसका लिंग होता है, उसके साथ कोई भी अश्लीलता नहीं कर सकता है। ये बिल्कुल कानूनन अपराध होता है साथियों। बस ये चीज़ आपको लिखनी है। आगे बताया है कि स्थलीय जीवों के नाम उसी क्रम में लिखिए जिसमें एक जीव दूसरे को खाता है। ऐसा क्रम आपको बताना है कि एक जीव दूसरे को खाता है तथा एक ऐसी श्रृंखला की स्थापना कीजिए जिसमें कम से कम 3 चरण हो। ऐसी श्रृंखला आपको बनाना है कि आप उसके अंदर वो जीव उसको खाता है। इस प्रकार से बनाना है कि ये जीव तो इसको खाता है भाई, ये जीव फिर इसको खाता है, ये जीव इसको खाता है, ये जीव इसको खाता है, ये जीव इसको खाता है। इस प्रकार से आपको एक श्रृंखला का निर्माण करना है जिसके माध्यम से आपको 2 नंबर या फिर 1.5 नंबर मिल सके साथियों। तो साथियों यहाँ पर क्रम तो नहीं बताया है, लेकिन किस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हो ये थोड़ा क्रम बताया है कि जलीय जीवों के नामों को उसी क्रम में लिखते हुए जिसमें एक जीव दूसरे को खाता है और कम से कम 3 चरणों की श्रृंखला आपको बनाना है। तो यह श्रृंखला एक पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। जलीय जीवों के नामों का क्रम इस प्रकार से हो सकता है जैसे शैवाल, डायटम, मछली जलीय जीवों का प्रकार हो गया साथियों। आगे फिर है कि खाद्य श्रृंखला जीवों की एक श्रृंखला को दर्शाती है जिसमें एक जीव दूसरे को खाता है। किसी जीव का पोष स्थिर खाद्य श्रृंखला में उनकी स्थिति को दर्शाता है। खाद्य श्रृंखला किसी प्रजाति की आबादी के अंदर पाई जाती है। ये दूसरी श्रृंखला है। यहाँ पर जो खाद्य से संबंधित चीज़ें आ चुकी है साथियों। तीसरी मैंने बताया नहीं है, वो डिलीट हो चुकी है।
और पहली की बात करें हम, पहली श्रृंखला यहाँ पर आ चुकी है साथियों, जो किससे संबंधित हैं, जो जलीय जीवों से संबंधित हैं। अगर 3 चरणों में बताना है तो 2 चरण बता दिया है, 1 चरण आप खुद अपने हिसाब से बना सकते हो। पहला तो हमने बता दिया है जल वाला, दूसरा मैंने बता दिया है जो खाद्य संबंधित वाला, और तीसरा कौन सा बताओगे आप, एक स्थलीय वाला आपको बता देना है। इसमें तो जल से संबंधित, इसमें खाने वाले से संबंधित, इसमें स्थल पर रहने वाले से संबंधित। ओके, 3 चरण इस प्रकार से बता। अगला क्वेश्चन है कि पवित्र उपवन क्या है, उसकी संरक्षण में क्या भूमिका। पवित्र उपवन की बगीचा के बारे में तो आप लिख सकते हो, लेकिन उनकी संरक्षण में क्या भूमिका, उनकी सुरक्षा में क्या भूमिकाएं, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं, ताकि किसी प्रकार से आपको कुछ गड़बड़ी महसूस ना हो मेरे प्यारे साथियों। ले देखो हमारा भाइयों कि पवित्र उपवन प्रकृति पूजा एक रूप है। यह वन धार्मिक स्थलों के आसपास बने होते हैं और इन्हें समाज संरक्षित करता है। कौन संरक्षित करता है भाइयों, कि इनको संरक्षित करने वाले आसपास के लोग होते हैं, और प्रकृति पूजा के लिए बनाए गए वन धार्मिक स्थल होते हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए लोग समाज ही उनकी सुरक्षा करते हैं। क्लियर हुआ। आगे हैं कि पवित्र उपवन जैव विविधता संरक्षण में अहम भूमिका निभाते हैं। इनकी संरक्षण में सांस्कृतिक श्रद्धा और सामुदायिक भागीदारी का योगदान होता है। पवित्र उपवन के बारे में ज़्यादा जानकारी, जिस प्रकार से यदि आपके होगा या नहीं होगा, लेकिन शिवालय होता है। कैसा होता है साथियों, दोबारा सुनना है नाम आपको, शिवालय, शिव आलय घर, शिव का घर। क्लियर हुआ। तो शिव का घर शिवालय कहलाता है, यानी कि हर शहर में रहता है साथियों, हर शहर में रहता है। यदि किसी में अलग अलग नामों से जानते हैं, कहने का यह मतलब है कि बाग बगीचा होता है, वहाँ पर किसी देवी देवता की प्रतिमा लगी हुई होती है, उसको हम शिवालय कह देते हैं। लेकिन जहाँ पर शिव की प्रतिमा होती है उसको शिवालय कहते हैं साथियों। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी और ले लेते हैं। आगे हैं कि पवित्र उपवन भारत के कई राज्यों में पाए जाते हैं, जैसे राजस्थान में पाए जाते हैं, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, मेघालय में है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बहुत सारे में पाए जाते हैं। फिर आगे हैं कि बिहार में पवित्र उपवन मुख्य रूप से छोटा नागपुर क्षेत्र में है। पवित्र उपवन बिल्कुल पवित्र हैं, साथ ही किसी प्रकार की गंदगी नहीं है। इन्हें सोना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, सोना के नाम से। आगे फिर हैं कि पवित्र उपवनों में जानवरों का शिकार करना और पेड़ों का काटना मना होता है। बगीचे बड़ी बड़ी 2-2, 10-10 किलोमीटर के बगीचे उपवन होते हैं, उनमें जानवर रहते हैं, अनेक प्रकार के पेड़ होते हैं, अनेक प्रकार के मंदिर मस्जिद सभी प्रकार के सब कुछ होते हैं, जिनमें जानवरों का शिकार नहीं करते हैं, पेड़ों को नहीं काटते हैं। आगे फिर है कि पवित्र उपवनों में कहीं दुर्लभ पादप और जानवर पाए जाते, दुर्लभ यानी कि बेकार पेड़ भी पाए जाते हैं और बेकार जानवर भी पाए जाते हैं। फिर आगे कुछ दिखाया गया है साथियों हमारे पास में है कि पवित्र उपवनों में पीपल होता है, नीम होता है, चोई जैसे कई पवित्र पेड़ उगाए जाते हैं साथियों। आया समझ में। और अन्य फल फ्रूट वाले उगाए जाते हैं, जैसे आम का उगा दे साथियों, अनार का उगा दे, सफरी, अमरूद, इस प्रकार के पेड़ भी वहाँ पर लगे हुए होते हैं। जामुन का हो गया, नींबू, और अनेक प्रकार के होते हैं जिनको हम जिंदगी में देखा भी नहीं होगा साथियों हमने, ऐसे पेड़ पवित्र उपवनों के अंदर पाए जाते हैं। खंड से आ चुका है, 100 शब्दों में आंसर देना है। पहला है कि परागण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, स्पष्ट तरीके से समझा। इसका ये मतलब है कि परागण की आपको क्या लिखनी है साथियों, परिभाषा आपको लिख देनी है। कितने होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, सभी के बारे में नाम लिखना है। इनके बारे में आपको 3-3 लाइन, 4-4 लाइन लिखनी है। इसमें 100 लाइनें हो जाएगी, बस ये आपको लिखना, 100 शब्द हो जाएंगे। देखिए साथियों, परागण किसी फूल के परागों से परागणों का फूल की वर्तिका पर पहुंचने की प्रतिक्रिया है। दोबारा सुनना है इसको, परागण किसी फूल के परागों से परागणों का फूल की वर्तिका पर पहुंचने की प्रक्रिया है। ये 2 तरह का होता है, यानी कि 2 प्रकार से होते हैं, स्वपरागण और क्रॉस परागण होता है। सबसे पहले हम स्वपरागण पढ़ेंगे। स्वपरागण तब होता है जब किसी फूल की परागण उसी फूल या उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, वही क्रॉस परागण होता है। परागण होता है, क्लियर हुआ। और होता है जब किसी फूल के परागण किसी बाहरी स्रोत की मदद से किसी दूसरे फूल या पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो क्रॉस परागण। एक ही प्रजाति के 2 अलग अलग पौधों के संयोजन से एक नया पौधा बनता है। बस ये आपको लिखना है। आगे फिर बताया है कि परागण के लिए वाहकों की मदद ली तो जाती है कि ये वाहक कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि हवा, पानी, कीड़े, पक्षी, तितलियाँ, चमगादड़ और फूलों पर आने वाले अन्य जानवर। इन कीड़ों का परागणता कहते हैं। क्लियर, जानवरों या कीड़ों को परागणता कहते हैं। बस आपको ये लिखनी है। आगे फिर 15 नंबर का है कि किन्हीं 2 अलिंग सूत्री आनुवांशिक विकारों के नाम लिखकर उनके लक्षणों का उल्लेख कीजिए। 100 शब्दों में ही बहुत बड़ा था साथियों, इसलिए मैंने इसका कुछ भी नहीं लिखा है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि क्वेश्चनों को अच्छी प्रकार से देखना है और आंसर देना है।
16 नंबर का आप यहाँ पर है कि आप पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रभाव का वर्णन कीजिए साथियों। क्लियर हुआ? तो इसका हम देखते हैं। ज़्यादा 100 शब्दों में तो नहीं है, लेकिन लगभग ज़्यादा नहीं तो 30-40 शब्दों में आपको 30 में क्या 20 या 30 में मिल जाएगा, क्योंकि छोटा हिंट दे रहा हूँ आपको कि ऊर्जा प्रवाह एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर यानी कि अंदर जीवित चीज़ों के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह करता है। क्लियर हुआ? उस स्पष्ट हो रहा है कि क्या प्रश्न कह रहा है, उसी के आधार पर लिखना है। सभी जीवित जीवों को उत्पादकों और उपभोक्ताओं में संगठित किया जाता है और उन उत्पादों और उपभोक्ताओं को आगे एक खाद्य श्रृंखला से संगठित किया जाता है। बस एक छोटी सी एक शब्द आपको 20-30 लाइनों में यहाँ पर मिल चुका है। 40 शब्द आपको जोड़ देना है, आपको 70-80 हो जाएंगे। क्लियर? 5 नंबर पक्का है साथियों। कितने नंबर खाता हो जितना ना। आगे पे निबद्धात्मक आ चुके हैं, यानी 250 शब्दों में लिखना है। 17 नंबर का है साथियों कि पाटसन एवं क्रिक द्वारा दिए गए कुंडलित DNA मॉडल की संरचना का सचित्र आपको वर्णन करना है। तो बिल्कुल वर्णन कीजिए साथियों इसका आप। क्लियर हुआ? सचित्र के साथ करना है। लास्ट एंड फाइनल 18 नंबर का क्वेश्चन है कि एल्कोहल ड्रग्स के द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभाव का आपको बताना है साथियों। बिल्कुल बताऊंगा। एल्कोहल होने वाली बहुत ही खतरनाक चीज़ें हैं साथियों। इसका 100% आंसर आपके सामने है। पूरा क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर मिल गया साथियों आज। क्योंकि एल्कोहल और ड्रग्स के सेवन से कई तरह के हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं, जिनको आपको देखना इंपॉर्टेंट है साथियों। यदि आप नहीं देखना चाहते हो तो आपकी ये मूर्खता होगी साथियों, क्योंकि यदि आप पढ़ नहीं रहे हो लेकिन इस क्वेश्चन को आप 100% देखना है। किस किस से एल्कोहल की बीमारियां हो सकती हैं। पहला पॉइंट देखो कि शराब के ज़्यादा सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती है। उसमें एल्कोहल होता है साथ जैसे कि हृदय रोग हो सकता है, स्ट्रोक हो सकती है, उच्च रक्तचाप हो सकता है, यकृत रोग हो सकता है और कैंसर शराब का क्रासिनोजेन यानी यह कैंसर का कारण बन सकता है साथियों। कौन बन सकता है साथियों? यह बन सकता है एल्कोहल। कौन बन सकता है? एल्कोहल। एल्कोहल किस प्रकार से आएगा? तो बिल्कुल एल्कोहल आएगा इस प्रकार से, एल्कोहल या फिर होल क्या? बिल्कुल होल है भाई साथियों। होल का मतलब होता है छेद बनाना, दिल में छेद कर देता है साथियों। आगे कि शराब और दवाइयों का मिश्रण हानिकारक हो सकता है। शराब और कुछ दवाओं से नींद आने, चक्कर आने या उनिंदापन की समस्या हो सकती है। शराब और बेंजोडाइजेपाइन का कॉम्बिनेशन ड्राइविंग दुर्घटना का खतरा बन सकता है साथियों। ये बीमारी है बहुत ही खतरनाक नाम की। क्या है साथियों? याद रखना है, बीमारी है ये। क्या है? बीमारी जो आपको चलती गाड़ी में आपका खतरा हो सकता है। आगे ड्रग्स से हृदय गति, श्वास गति बढ़ सकती है। ड्रग्स से भूख कम हो सकती है, सेक्स इच्छा बढ़ सकती है। बिल्कुल 100% हो सकता है सारी ये चीज़। बहुत ही खतरनाक और घातक हो सकती है, डंडे पड़वा सकती है। आगे ड्रग्स इंजेक्ट करने से संक्रामक रोगों का खतरा होता है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV बीमारी आपके शरीर के अंदर फैला सकती है। कौन फैला सकता है? बिल्कुल ड्रग्स फैला सकता है। बिल्कुल एल्कोहल फैला सकता है। जिस प्रकार से आप क्या पीते हो? आप पीते हो फैंटर पीते हो, आप पीते हो ड्यू पीते हो, आप पीते हो स्प्राइट पीते हो, आप पीते हो वो क्या नाम आती है एक चीज़ और है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, रेड बुल पीते हो 125 वाली। उसमें क्या होता है साथियों? उसमें होता है एल्कोहल होता है। सबसे अच्छी चीज़ भी हो आप मेडिकल पे मिलती है, पता तो नहीं किस पर कैसी मिलती है, शायद 20 रुपये की मिलती होगी। एनर्जी ड्रिंक आती है, एक एनर्जी ड्रिंक आती है, उसको पियो, शरीर बहुत तंदुरुस्त रहेगा साथियों। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है शायद ये। एल्कोहल ड्रग्स के द्वारा होने वाला। एल्कोहल क्या है? बिल्कुल ड्रग्स के अंदर आता है साथियों, जो हानिकारक हो सकता है, शरीर को प्रभावित कर सकता है। एल्कोहल ड्रग्स के कुप्रयोग की रोकथाम के नियंत्रण के उपाय बताना है कि एल्कोहल ड्रग्स का किस प्रकार से नियंत्रण कर सकता है। सरकार के द्वारा इसका जाब्ता तेज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जिनकी आसानी से रोक सकते हैं, लेकिन कोई नहीं रोकता है, क्योंकि सभी कोई आवाज़ नहीं उठाने वाला है साथियों। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा जो मॉडल पेपर था कंप्लीट हो चुका है साथियों। आपसे भी नंबर निवेदन है कि आप इस प्रकार का कोई सेवन नहीं करें। मॉडल पेपर हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो हमारा बस एक चित्रकला का मॉडल पेपर रह गया है साथियों, बिल्कुल 800 वालों का। क्लियर है? तो हम कि कल कंप्लीट कर देंगे साथियों, कल कंप्लीट कर देंगे उसको। तो सभी दोस्तों से निवेदन है कि यदि आपको मॉडल पेपर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सभी दोस्तों को भेजना, ताकि वो भी इस मॉडल पेपर देकर आपकी अपनी एग्जाम अच्छी प्रकार से दे भी। तो सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।